The Phantom's Tale presented। हम ऊपर की ओर बढ़े। इस बार मैंने कोशिश की कि सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त वॉल्ट द स्टेयरमैन के बारे में बिल्कुल ना सोचूं। उस पर बात तो बिल्कुल भी नहीं की। पिछली बार जो हुआ था वह मेरे दिमाग में अब भी ताज़ा था। उस खास चीज़ की वह एक भयानक झलक। मैं दोबारा वैसा कुछ नहीं चाहता था। तीसरी मंजिल का बरामदा अजीब था। दीवारों पर गियर और दूसरी अजीब मशीनों की पेंटिंग्स लगी थीं। उनके फ्रेम और कांच ऐसे लाल थे जैसे उन्हें खून में डुबोकर सुखाया गया हो। वहां एक पुरानी बेंच रखी थी, लेकिन उस पर बैठने का सवाल ही नहीं था। उसमें से पतली पतली कीलें निकली हुई थीं। बेंच के पास एक फूलदान था जिसमें फूलों की जगह नकली हाथ और पैर लगे थे, वही जो आमतौर पर कटे हुए अंगों की जगह दिखाने के लिए मेडिकल पुतले में इस्तेमाल होते हैं। इस बार सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। उसमें कोई जाल तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जाने क्यों उस कमरे से मुझे पहले से कहीं ज़्यादा डर लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था यह कमरा मुझे तोड़ देगा। हमने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की गेरुआ रोशनी थी। चारों तरफ अलग अलग आकार के मछली घर रखे थे, कुछ छोटे, कुछ इतने बड़े कि उनमें कोई इंसान भी खड़ा हो सके। हर टैंक का पानी मटमैला था, लेकिन अंदर से वे इतने रोशन थे कि जो कुछ भी उनमें था साफ साफ दिख रहा था। मगर उन टैंकों में मछलियां नहीं थीं। उनमें धातु के बीम, गियर, रबर बेल्ट, रस्सियां और मुड़े तुड़े धातु के हिस्से थे, इतने अजीब आकार के कि उनका असली इस्तेमाल समझ में ही ना आए। एक टैंक में एक पुराना एनिमेट्रॉनिक गिलहरी का सिर पड़ा था। सिर पर जंग और गंदगी जमी थी और उसकी आंखें बुझी हुई थीं। बचपन से ही मुझे पानी में डूबी मशीनों से डर लगता था। बाद में पता चला इसका नाम भी है, सब मेचानोफोबिया, यानी पानी के नीचे मौजूद मानव निर्मित चीज़ों का डर। यह कमरा मेरे डर को समझाने की कोशिश था। मेरे दोस्तों ने कभी नहीं समझा था कि पानी में डूबी मशीनें ऊपर वाली मशीनों से कहीं ज़्यादा डरावनी क्यों लगती हैं। वे मुझ पर हंसते थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में भी वह बेचैनी थी। उन्होंने भी महसूस कर लिया था कि यह डर असली है। काश मैं यह साबित करने की कोशिश ही ना करता। हम जानते थे कि कहीं ना कहीं इस फर्श के नीचे एक जाल छिपा है, लेकिन हमें पता नहीं था कहाँ। हम बेहद सावधानी से कदम रखते हुए आगे बढ़े। हम सबकी नज़र एक टैंक पर अटक गई, वही जिसमें गिलहरी का सिर था, क्योंकि वह हिलने लगा था। मैं पास गया तो देखा कि उसकी नाक और चेहरे का प्लास्टिक धीरे धीरे घिस रहा था और अंदर की हड्डी और नस जैसी धातु की मशीनरी दिखने लगी थी। उसका चेहरा किसी तरह सूज गया था, जैसे अंदर कुछ धड़क रहा हो और बस बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो। वह चीज हिलने लगी। स्वागत है बच्चों, उसने कहा। पानी में डूबी होने के कारण उसकी एनिमेट्रॉनिक आवाज अजीब और दब गई थी। जब उसका जबड़ा हिलता तो बुलबुले उठकर पानी की सतह पर फूट जाते। टैंक से सड़ी हुई बालोनी और खून जैसी बदबू आ रही थी। बैंजो बेयर और फिडलर फेरेट तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, वह बोली। हे भगवान, प्रतीक ने मेरे पास आकर कहा। तभी उसके नीचे का फर्श टूट गया। मैंने उसे पकड़कर धक्का दिया, नहीं तो वह नीचे गिर जाता। नीचे एक और टैंक था जिसमें पानी भरा था। उसमें जंग लगा और गंदा भालू फंसाने वाला बड़ा जाल पड़ा था जो साफ दिख रहा था। बहुत लंबा समय हो गया है, सिंगन स्क्विरल ने अपने खास दक्षिणी लहजे में कहा।
बहुत लंबा समय हो गया है जब से हमने तुम्हें देखा है। वह गाना शुरू कर दी, लेकिन लंबा शब्द बार बार अटक कर धीमा और गहरा होता गया, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड प्लेयर धीमा पड़ गया हो। आवाज़ इतनी भारी और डरावनी हो गई कि राक्षसी लगने लगी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हमने नोटिस किया कि यह आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दूसरी मंजिल पर पुराने रिकॉर्ड प्लेयर की थी, धीमी और डरावनी। हमें लगने लगा कि बचपन में जो चीज़ें हमने अपनी कल्पना में अधूरी छोड़ी थीं, यह घर खुद उन्हें पूरा कर रहा था। और उसका तरीका हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, खासकर जब हमें सीधे उनका सामना करना पड़ रहा था। प्रतीक ने मुझे भालू के जाल से बचाने के लिए धन्यवाद दिया और मेरे पानी के नीचे मशीनों के डर को भी समझने की कोशिश की। अगला कमरा प्रयोगशाला था। हमारे डिज़ाइन में यह जगह तरह तरह की शीशियों, रंग बिरंगे तरल पदार्थों, भाप निकालते बर्तनों, इधर उधर जाती पाइपों, चिमटे और पुराने समय की मशीनों से भरी हुई थी, जिनसे बिजली और आग निकलती थी। यह सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने गोपाल की स्केचबुक में बचपन में बनाया था। बस एक फ़र्क था, हमने उस कमरे में फ्रैंकनस्टाइन जैसा राक्षस बनाने का सोचा था, जिसे एक स्ट्रेचर पर बांधा गया हो। लेकिन हमने बस एक धुंधली आकृति बनाई थी और नाम लिख दिया था। घर ने बाकी की डिटेल खुद भर दी थी। जब हम उस स्ट्रेचर के पास पहुंचे तो हमने देखा कि राक्षस का चेहरा और शरीर झुलसा हुआ, खून से लथपथ और अलग अलग हिस्सों से जोड़ा हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसमें हम सबके शरीर के हिस्से थे, शैलजा समेत। 5 अलग अलग चेहरे के टुकड़ों से उसका चेहरा बना था, जो हमारे बड़े होने के बाद के रूप से मेल खा रहे थे। शैलजा के सिर के दाहिने हिस्से पर लंबे सुनहरे बाल और हरी आंख देखकर हमें अंदाजा हुआ कि अगर वह आज जिंदा होती तो कैसी दिखती। वह बेजान लग रही थी, लेकिन जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, वह अचानक हिलने लगी। उसने कराहते हुए अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर प्रतीक की कलाई पकड़ ली। वह अब भी स्ट्रेचर से बंधी थी, लेकिन सिर्फ एक हाथ की ताकत ही इतनी थी कि हम चारों मिलकर बड़ी मुश्किल से प्रतीक को छुड़ा पाए। उसके टेढ़े मुंह के दाहिने कोने से झाग और लार टपक रही थी। आंखें आंसुओं से भरी हुईं, लाल और सूजी हुई थीं। वो हम सब थी और फिर भी हम में से कोई नहीं थी। जब हम उस कमरे से बाहर निकले तो मुझे ऐसा लगा, और शायद बाकी सबको भी, जैसे हम अपने कुछ हिस्से वहीं छोड़ आए हैं। सामने एक लंबा मंद रोशनी वाला गलियारा था जो हमें सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा था। रोशनी दूर जाकर एक जगह पर सिमट रही थी, वही जगह जहां हमें पता था कि एक गड्ढा है जिसे हमें पार करना है। लेकिन प्रतीक अचानक रुक गया। उसने थक कर दीवार का सहारा लिया और बैठ गया, घुटनों पर बाहें टिकाए, सिर झुकाए। मैं उसके पास गया। मुझे नहीं लगता मैं आगे बढ़ सकता हूं यार, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता है यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। मैंने उसका कंधा दबाया। तुमने हमें यहां तक पहुंचाया दोस्त, इसके लिए हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं, लेकिन आगे हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। शैलजा के बारे में सोचो। शैलजा कोई खजाना नहीं है। वो अचानक झल्ला उठा। इतने में ज्योतिका और गोपाल भी पास आ गए। शैलजा चली गई है, प्रतीक बोला। बहुत पहले चली गई और वो वापस नहीं आने वाली। और जहां तक उस खजाने का सवाल है, हम जानते हैं कि वो किसी श्रापित चीज से कम नहीं, जिसे पाकर हमें पछतावा होगा। अगर कभी हम तक पहुंची तो हमें कोशिश करनी होगी, ज्योतिका ने सख्त लहजे में कहा।
अगर ये घर हमारे खिलाफ है तो हमें हर एक साथी चाहिए जो मिल सकता है, और अगर वो साथी हमारे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त हो जिसने इसे बनाने में मदद की हो तो और भी बेहतर। सही कहा, गोपाल ने जोड़ा। हालांकि उसका चेहरा बता रहा था कि वो भी टूटने के कगार पर है। शायद प्रतीक की खातिर उसने एक हल्की मुस्कान जबरदस्ती दी। और सुनो, हमारे पास अभी भी इस संपत्ति को लेकर कुछ सवाल हैं। अगर तुम हमें यहाँ छोड़कर चले गए तो तुम्हारे रियल एस्टेट वाले दोस्तों को अच्छा नहीं लगेगा। प्रतीक ने गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और हल्की थकी हुई हंसी छोड़ी। लगता है इन सवालों का जवाब पाने का एक ही तरीका है, आगे बढ़ना। यही तो है। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। मुझे पता था तुम अपने काम को मुझसे ज्यादा गंभीरता से लेते हो। चलो, तुम पागल बच्चों, ज्योतिका ने कहा। हमारे सामने एक और गड्ढा था। इस बार हम उसका तल देख पा रहे थे, दूसरी मंजिल की लाइब्रेरी वाले गड्ढे से अलग। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये अच्छी बात है या नहीं। नीचे लंबे बांस के कांटे थे जो मुर्गियों के मल से सने हुए थे। हमें ये कैसे पता? क्योंकि यही हमने बचपन में अपनी स्केचबुक में लिखा था, मुर्गियों के मल से भरे कांटे। इस गड्ढे को पार करने के लिए 40 फीट की छलांग लगानी पड़ती, लेकिन वहां ढेर सारी रस्सियां थीं जिनसे झूलकर पार जा सकते थे। हालांकि हर रस्सी जमीन में गड़े खूंटों से बंधी थी और उन्हें पाने के लिए पहले उन खूंटों को गिराना पड़ता था। समस्या ये थी, हर खूंटे के चारों ओर एक फंदा लगा था, वही पैर पकड़ने वाला जाल जो शिकार को उल्टा लटका देता है। हम जानते थे कि अगर एक खूंटे को गिराने की कोशिश की तो गलती से दूसरे फंदे को भी छू सकते हैं और उसमें फंस सकते हैं। और ठीक यही मेरे साथ हुआ। इसमें मेरी या मेरे दोस्तों की कोई गलती नहीं थी। पहले हम इस गलियारे से आराम से निकल जाते थे, जैसे लाइब्रेरी के पास से गुजरते वक्त। लेकिन अब गलियारा बहुत संकरा था। चारों ओर लकड़ी के नुकीले खूंटे लगे थे और इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई साइड से निकल सके। हम सब एक जगह ठसाठस भर गए। तभी किसी ने मुझे गलती से कोहनी मार दी और मैं सहज ही पीछे हट गया। अचानक मेरे जूते का पिछला हिस्सा एक लकड़ी के खूंटे से टकराया। पल भर में पैर का फंदा कस गया और मैं बेरहमी से ऊपर की ओर खिंच गया। मेरा पूरा शरीर उल्टा लटकने लगा। कमरे की दीवारें और छत धुंधली होकर मेरी आंखों के सामने गोल गोल घूम रही थीं, जैसे किसी सस्ते मेले का झूला हो। बस फर्क इतना था कि ये झूला मुझे तोड़ने के लिए बना था। मेरे दाहिने टखने में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे मांस फट रहा हो। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। मेरे सिर में खून दौड़ने लगा, आंखों के आगे तारे नाचने लगे। तभी ऊपर से एक क्लिक की आवाज आई और फंदा मुझे धीरे धीरे एक गहरे गड्ढे के ऊपर झुलाने लगा। उस गड्ढे में नीचे बांस के नुकीले कांटे और सड़ांध से भरी गंदगी थी। मुझे अचानक पिछली मंजिल पर देखे गए पुतले की याद आई, जिसकी गोद में यातना उपकरणों की किताब रखी थी। ये फंदा वही था, शिकार को उल्टा लटकाकर झुलाने वाला, ताकि डर और दर्द दोनों बढ़ते जाएं। तभी मेरी जीन्स की जेब से मेरा छोटा जेब चाकू फिसल कर नीचे गिर गया, सीधा कांटों और गंदगी के बीच। वही चाकू जो मैं हमेशा अपने साथ रखता था, काम के लिए, और अब जिंदगी बचाने के लिए चाहिए था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। मैंने झूलते झूलते खांसते हुए आवाज लगाई,
पता नहीं मदद के लिए या दर्द में कराहने के लिए। दोस्तों ने बस इतना कहा, डटे रहो। हाँ, मैं डटा हुआ था और हर सेकंड मौत को करीब आता देख रहा था। अचानक एक और रस्सी मेरे चेहरे से टकराई। होंठ फट गए, खून का स्वाद मुंह में भर गया। फिर एक और जाल और फिर एक। आखिरकार उन्होंने सही मौका पकड़ लिया। प्रतीक ऊपर से झुक कर आया। उसने एक रस्सी मेरे हाथ में दी। न जाने कैसे मैंने उसे पकड़े रखा। वह अपने छोटे चाबी छल्ले जैसे चाकू से फंदा काटने लगा। मेरा दिल कांप रहा था, क्योंकि अगर रस्सी छूट जाती तो मैं सीधे कांटों में गिरता। फंदा कटा और मैं नीचे झूल गया, कांटों की ओर। लेकिन प्रतीक ने दूसरी रस्सी खींचकर मुझे संभाल लिया। हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और रस्सियों के सहारे आगे पीछे झूलते हुए गड्ढे के पार पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हमने अपनी रस्सियां बाकी लोगों की तरफ फेंक दी। शुक्र था कि वो रस्सियां मजबूत और लंबी थीं और गड्ढे के उस पार ज्योतिका और गोपाल तक पहुंचाना मुश्किल नहीं हुआ। ये पूरा सफर इतना थकाने वाला था कि अब सोचकर ही मेरी सांस भारी हो जाती है। लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। हमें अपना काम पूरा करना था और यहाँ हमसे ज़्यादा मतलब मैं था, क्योंकि ये जगह मुझे भीतर तक चुभ रही थी। जैसे कोई अदृश्य हाथ बार बार मेरे कंधे पर दबाव डाल रहा हो। आगे ही पहेली वाला कमरा था। हमने लंबे सुनसान हॉल के आखिर में बने दरवाजे को खोला। जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मैं ठिठक गया। ये कमरा पिछली मंजिल वाले पहेली कमरे से कम 2 गुना बड़ा था। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक मेज थी, चमकदार, सुनहरी, मानो सोने की ढाल लगी हो। मेज की सतह पर 4 आकृतियां उभरी हुई थीं। एक गोल, एक त्रिकोण, एक चौकोर और एक हीरे का आकार। ये ऐसे लग रहे थे जैसे मेज के हिस्से हों, न कि ऊपर से रखी चीजें। कमरे के एक कोने में एक भारी लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर बड़ा सा सुनहरा ताला जड़ा था। दूसरे कोने में बिल्कुल वैसा ही एक संदूक था, लेकिन बिना ताले के, अजीब तरह से खुला हुआ, मानो किसी ने जानबूझकर उसे अनलॉक छोड़ा हो। दीवारों पर लटक रही पुरानी धूल भरी टेपेस्ट्री पेंटिंग में 4 दृश्य बुने गए थे। पहला दृश्य एक युद्ध, जिसमें एक बहुत बड़ी सेना बेहद छोटी सेना को कुचल रही थी। दूसरा दृश्य एक आदमी जो किसी कुएं में कुछ डाल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। तीसरा दृश्य जलती हुई फसलें। लपटें इतनी साफ उभरी थीं कि लगता था जैसे अभी बाहर से धुएं की गंध आएगी। चौथा दृश्य और आखिरी, चेस बोर्ड पर एक राजा दूसरे राजा को हराकर खड़ा था, लेकिन उसके पीछे तलवारें खींचे सिपाही दबे पांव पास आ रहे थे, मानो जीत का जश्न कुछ ही पल में खून में बदलने वाला हो। एक और कोना, वहां एक रैक पर सुरक्षा उपकरण लटक रहे थे, एक भारी एप्रन और एक फेस शील्ड। यहां इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी? इस सवाल का जवाब मेरे मन में ठंडा डर भर रहा था। हमने कमरे में हर चीज को ध्यान से देखा और ये बातें नोट की। वो सुनहरी मेज किसी भी तरह हिल नहीं रही थी, मानो जमीन से जड़ दी गई हो। चारों आकृतियों के ऊपर के हिस्से खुल सकते थे। जब मैंने गोल वाले का ढक्कन उठाया तो अंदर से तेज नाक में चुभने वाली गंध आई, इतनी जहरीली कि मुझे खांसी आ गई और तुरंत उसे वापस बंद करना पड़ा।
अंदर का तरल गहरा था, लगभग आधे हिस्से तक भरा हुआ। और अजीब बात यह कि हर आकृति में तरल की ऊंचाई बराबर थी, लेकिन उनके बाकी आकार और डायमेंशंस अलग अलग थे। चाहे कितनी भी कोशिश करें, हम न तो मेज हिला पाए, न ही इन तरल से भरी आकृतियों को। उस वक़्त मुझे लगा, ये सिर्फ कोई पहेली नहीं है। ये जगह किसी तरह हमें परख रही थी, और अगर हम गलत चले तो ये तरल, ये ताले और ये अजीब तस्वीरें सब हमारी मौत की पटकथा का हिस्सा बन जाएंगे। सोना पुराने ज़माने के कीमियागरों के लिए बहुत मायने रखता था। गोपाल बोला, रूपांतरण यानी हर चीज़ को उसकी पूर्ण अवस्था में बदलना। ठीक है, ज्योतिका ने कहा। अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या उससे मिलता जुलता कोई जहर कई तरह के प्लास्टिक को पिघला सकता है, जैसे उस पारदर्शी डिब्बे का प्लास्टिक जिसमें चाबी है। अगर मेरा अंदाज़ा सही है, उस पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में एक चाबी थी, और उसके पास साथ में चाक के 4 टुकड़े रखे थे। ये टुकड़े क्रमशः गोल, त्रिकोण, चौकोर और तारे के आकार के थे। हीरे के आकार का नहीं। हर टुकड़े का व्यास औसतन लगभग 2.5 इंच था। लेकिन हम उन सुनहरे बर्तनों को हिला ही नहीं सकते, प्रतीक ने कहा। वे मेज में धंसे हुए हैं और मेज जरा भी नहीं हिल रही, तो हम प्लास्टिक के उस डिब्बे में तरल कैसे डालेंगे? हम सब कुछ देर तक चुपचाप सोचते रहे। नहीं, मैंने धीरे से कहा, यही वो जगह है जहां चाक का काम आता है। हमारे पास पहेली सुलझाने के लिए सारे सही आकार नहीं हैं। हीरे के चाक का एक टुकड़ा गायब है, लेकिन इन टुकड़ों के आकार देखकर लगता है कि हम एक सुनहरे बर्तन को पूरा भर सकते हैं। अगर हम चाबी वाला प्लास्टिक का डिब्बा उस कंटेनर के नीचे मेज पर रख दें, फिर सारा चाक उसमें डालें, तो तरल का स्तर ऊपर उठेगा और एसिड, चाहे हाइड्रोफ्लोरिक हो या कुछ और, बाहर निकलकर डिब्बे को पिघला देगा। इस तरह हमें चाबी मिल जाएगी। लेकिन फिर तो हम खेल हार जाएंगे, प्रतीक बोला, गलत आकार डालने की वजह से। शायद, मैंने कहा, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि उस बंद संदूक में है क्या। हमने चाबी वाला डिब्बा त्रिकोण आकार के सामने रख दिया। मुझे लगता था कोई भी आकार काम कर सकता था, लेकिन अगर किसी का आयतन सबसे कम होगा तो शायद वही सही होगा, और मेरी नज़र में वो त्रिकोण था। मैंने सुरक्षा उपकरण पहने, चेहरे की ढाल, मास्क और दस्ताने। मैंने जिद की, क्योंकि ये पहेली मुझे बाकी सबसे ज़्यादा अपनी लग रही थी। मेरी पहेली। अगर चाक के टुकड़ों और एसिड में कोई ख़तरनाक प्रतिक्रिया हुई और वो मेरे चेहरे पर उछल पड़ा, तो मैं खुद ये ख़तरा लेना चाहता था। ये बात मैंने अपने दोस्तों से छिपा ली, ताकि वो मुझे रोक न दें। मैंने सोचा था कि लैब से चिमटे और स्पैचुला ले आऊं, लेकिन मैं उस फ्रैंकनस्टाइन जैसे जीव को फिर से नहीं देखना चाहता था। उसमें हम सबके हिस्से जुड़े थे, और उसमें कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। कहीं ऐसा न हो कि हमारी ताकत को चखने के बाद वो अपनी पट्टियां तोड़कर बाहर निकल आए, और फिर हम किसी भी दरवाजे के पीछे सुरक्षित न रहें। मैंने ये ख्याल झटक दिया और अपना ध्यान वापस सामने की पहेली पर लगा दिया। सुनो, सब लोग दीवारों के पास हो जाओ, मैंने कहा। तैयार रहना, सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी। मैं उन्हें कमरे से बाहर भेज सकता था, लेकिन अगर वो जीव आए
तो मैं नहीं चाहता था कि वो हॉल में उनसे टकराएं। मैंने सावधानी से हर चाक का टुकड़ा त्रिकोण कंटेनर के किनारे रखा और धीरे धीरे नीचे सरका दिया। थोड़ी ही देर में उसमें बुलबुले उठने लगे और झाग फैलने लगा, मानो कुछ जिंदा हो जो नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया थी या फिर कुछ और भी? जब सभी चाक की आकृतियां सही जगह पर डाल दी गईं, तो सुनहरे कंटेनर के अंदर का गाढ़ा तरल अचानक उबलने लगा और धीरे धीरे बाहर निकल आया। मैं एक कदम पीछे हट गया और बाकी सबके साथ उस तरल को पारदर्शी कंटेनर में पिघलते हुए देखने लगा। उसी कंटेनर में जिसमें सुनहरी चाबी थी। अचानक एक अजीब सी अटक अटक कर चलने वाली क्लिक क्लिक की आवाज आई, जैसे कोई पुरानी मशीन शुरू होने की कोशिश कर रही हो लेकिन बार बार रुक रही हो। और फिर दालान से आती हुई वो आवाज उन जीवों की। पहले एक, उसका कदम जैसे भारी जमीन पर गिरा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। वे एक साथ नहीं चल रहे थे, लेकिन उनके भारी पैरों या खुर जैसे अंगों की थक थक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उनके कदमों के साथ एक अजीब सी सरसराहट भी थी, जैसे उनके निचले हिस्से पर कुछ रेंग रहा हो। हम एक पहेली में असफल हो चुके थे और एक नियम तोड़ चुके थे, और इस बार वो भी जानबूझकर। चाबी! प्रतीक चिल्लाया। दूसरा संदूक खोलो। हम सब एक साथ मेज की तरफ दौड़े। मेरे दिमाग में अब भी नियम नंबर 4 गूंज रहा था। भागना मना है। अगर तुम भागे तो वे भी भागेंगे। मैंने कहा, रुको, मुझे संभालने दो, मैंने दस्ताने पहने हैं। मैंने सोने की चाबी मेज से उठाकर जमीन पर पटक दी ताकि उस पर लगा बचा खुचा एसिड गिर जाए। मैंने पहले सुना था कि इस तरह के तरल ने लोगों के दस्तानों के पार जाकर भी हाथ जला दिए हैं। आम तौर पर ऐसी चीज को चिमटी या स्पैचुला से उठाना चाहिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। लो, अब शुरू करते हैं। मैंने जमीन से चाबी उठाई, कमरे के कोने में बंद सुनहरे ताले वाले संदूक तक पहुंचा और ताले को घुमाकर खोल दिया। चाबी मैंने फौरन नीचे रख दी। मेरे दोस्त मेरे कंधे के ऊपर से अंदर झांकने लगे। संदूक में फिर से चाक की आकृतियां रखी थीं। एक और गोलाकार, एक और त्रिकोण, एक और वर्ग और एक हीरे का आकार, जो हमें पहले कभी नहीं मिला था। हमारे पास फिर कोशिश करने का आखिरी मौका था, लेकिन वे चीजें और पास आ रही थीं। मेरे दोस्त अब कमरे के प्रवेश द्वार से सबसे दूर कोने में सिमटे बैठे थे, जबकि मैं मेज पर रखे बाकी कंटेनर खोलकर आकृतियां फिट करने लगा। गोल के लिए गोल, त्रिकोण के लिए त्रिकोण, वर्ग के लिए वर्ग। और अब हीरे की बारी थी। जैसे ही मैं हीरा बना रहा था, ज्योतिका और प्रतीक एक साथ चीख पड़े। अब उनमें से एक हमारे कमरे के अंदर आ चुका था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्दी में मेरा हाथ फिसला और कुछ तरल मेरे दस्ताने पर गिर गया। झस! दस्ताना जलने लगा। मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ एसिड था या कुछ और। मैं दर्द से चिल्लाया और दस्ताना झटक कर फेंक दिया। मेरे हाथ का पिछला हिस्सा लाल हो गया था, लेकिन देखने में ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं जानता था कि रासायनिक जलन का असर तुरंत नहीं, पर हमेशा के लिए भी हो सकता है। मैं अपने दर्द में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी बस एक बार अपने कंधे के ऊपर देखने की हिम्मत जुटाई। अब
वो आवाज़ें भी गायब हो चुकी थीं। कोई भी चीज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे घर ने अपनी सांसें रोक ली हों। मेरे दोस्त मेरे हाथ को देख रहे थे। किसी को पानी लाने का ख्याल भी नहीं आया। प्रतीक ने चिढ़कर कहा, अगर हमें प्यास लग गई तो क्या करेंगे? उसने सिर हिलाया और फिर अपने स्पोर्ट्स कोट की अंदरूनी जेब से एक पानी की बोतल निकाली। बोतल पर उसकी रियल एस्टेट फर्म का लोगो छपा था। मैं तो सोच रही थी कि ये बस एक मजाक है, ज्योतिका ने कहा। मजाक खत्म होते ही अंदर ड्रिंक्स और स्नैक्स मिलेंगे। खैर, मैंने कहा। दूसरी मंजिल पर उस बटलर ने हमें कुछ देने की कोशिश की थी। अफसोस कि हम में से कोई टूटा हुआ कांच भी या खा नहीं सकता, गोपाल ने हंसते हुए कहा। हम हल्के से हंसे और मुझे कुछ पल के लिए दर्द भूल गया। प्रतीक ने अपनी बोतल से मेरे हाथ पर पानी डाला। ठंडक ने थोड़ी राहत दी, लेकिन जलन अब भी थी। इसी बीच मैंने दूसरी बार क्लिक और वह खरखराती सांसें नहीं सुनी, या शायद सुनना नहीं चाहा। तभी मेरी नजर पड़ी एक पुरानी टेपेस्ट्री जिस पर एक जहरीले कुएं का चित्र था, जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी जगह दीवार में एक छोटा सा छेद नजर आ रहा था। अजीब बात यह थी कि हम पहले ही उस टेपेस्ट्री के पीछे देख चुके थे, और तब ये छेद वहां नहीं था। छेद एयर कंडीशनिंग डक्ट से थोड़ा बड़ा था, इतना कि हम उसमें घुसकर रेंगते हुए निकल सकते थे। अंदर घुप अंधेरा था, वही घुटन भरी खामोशी, जैसे किसी ने हमें अंदर खींचने के लिए रास्ता खोला हो। शैलजा, ज्योतिका ने पीछे से पुकारा। वह मेरे ठीक पीछे रेंग रही थी, फिर अचानक रुक गई। हम सब रुक गए। अगर ये तुम हो तो कुछ बोलो। तभी अंधेरे में कुछ हिला। मुझे लगता है ये मेरे पीछे है, ज्योतिका ने बहुत धीमे कहा। और फिर सन्नाटा। हमने उस छेद में रेंगकर जाने का फैसला किया। आगे बढ़ते हैं, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। सही सोचा, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। हमने उस सुरंगनुमा छेद में रेंगकर जाने का फैसला किया। सुरंग का अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई मोड़ आए और रोशनी दिखे, लेकिन नहीं। कई मिनट रेंगने के बाद प्रतीक, जो सबसे आगे था, बोला, रुको, मुझे थोड़ी रोशनी दिख रही है। अचानक दो जोरदार आवाजें गूंज उठीं और सुरंग रोशनी से भर गई। हम बाहर निकले और करीब 3 फीट नीचे गिरकर तीसरी मंजिल के बरामदे में आ पहुंचे। सीढ़ियों के ठीक बगल में प्रतीक ने एक पेंटिंग गिरा दी थी जिसमें जंग लगे गियर थे। वही पेंटिंग उस सुरंगनुमा छेद को छुपा रही थी। तीसरी मंजिल की पहेली खत्म हो चुकी थी। जीतने के लिए पहले हारना जरूरी था, और हम बच निकले। अब नियमों के मुताबिक हम चौथी मंजिल की ओर बढ़ सकते थे। बस 2 मंजिलें और, फिर अटारी में छिपा खजाना। लेकिन मेरे मन के किसी कोने में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। क्या सच में सिर्फ हम ही ऊपर जा रहे थे? जैसे ही मैं बाकी लोगों के साथ सीढ़ियों पर चढ़ा, फिर वही एहसास हुआ, कोई मुझे घूर रहा है। क्या वो चीजें, जैसे वॉल्ट द स्टेयरमैन, हमेशा से यहां मौजूद थीं, बस हमें दिखती नहीं थीं? या फिर वो तभी प्रकट होती थीं जब हम कोई नियम तोड़ते थे? क्या हम उन्हें समझने के करीब पहुंच चुके थे? और जब मैंने पहली बार वॉल्ट का जिक्र किया था, तो वो सिर्फ एक पल के लिए क्यों सामने आया था?
ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। शायद पिछली घटना के बाद हम सब सीढ़ियों पर उसका नाम लेने से भी डर रहे थे। हम चौथी मंजिल की लैंडिंग पर पहुंचे। सामने के प्रवेश कक्ष की दोनों दीवारों पर पुराने धुंधले दर्पण लगे थे। बीच में एक बड़ी सी मेज थी जिस पर एक गुड़िया घर रखा था, बिल्कुल उसी घर की हूबहू नकल जिसमें हम खड़े थे। गुड़िया घर के खुले हिस्से में एक विशाल राक्षस अपना हाथ बढ़ा रहा था। मैंने घबराते हुए कहा, "ये बस एक गुड़िया है, बड़ी वाली, याद है?" लेकिन हम सबकी सांसें तेज हो चुकी थीं। जब हम उसके पास से गुजरे तो हमारी नजरें खुद ब खुद उस पर टिक गईं। वो चीज 6 फुट से भी ज्यादा लंबी थी। गहरे लाल रंग की त्वचा, सिर पर मुड़े तुड़े सींग और आंखें जिनमें पुतलियां ही नहीं थीं। मैंने ऐसी आंखें पहले कहाँ देखी थीं। मैंने सोचा और उसे ध्यान से देखा। वो अंदर झांक रही थी, जैसे किसी खास चीज को देख रही हो। हमने सालों पहले गोपाल की एक स्केचबुक में कुछ ऐसा ही बनाया था। बस आंखों का ये डरावना रूप मुझे याद नहीं था। क्या ये घर ने हमारे डिजाइन में अपना हिस्सा जोड़ दिया था? हम गुड़िया घर के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाए। खुली जगह से सीढ़ियां, पहले 4 बरामदे और कुछ कमरे दिख रहे थे जिनमें हम जा चुके थे, लेकिन 5वीं मंजिल और अटारी पूरी तरह बंद थे, जैसे वहां झांकने की मनाही हो। फिर मेरी नजर गुड़िया घर के 4थी मंजिल वाले कमरे पर पड़ी, यानी वो कमरा जिसमें हम अभी थे। अंदर 2 छोटी सी गुड़ियाएं खड़ी थीं, बिल्कुल हमारी तरह। वही कपड़े, वही जगह, सब कुछ एक जैसा। गुड़िया घर के बाहर बाकी के लोगों के साथ वो राक्षसी गुड़िया भी खड़ी थी। उसका पंजेदार हाथ गोपाल की गुड़िया के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। क्या ये सब हमने किया था? ज्योतिका की आवाज कांपी। मुझे नहीं पता, गोपाल ने कहा और अपनी नई स्केचबुक में कुछ बनाने लगा। लेकिन उसने मुझे देख लिया। गोपाल, मैंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, क्या तुम्हारे पास अब भी पुरानी स्केचबुक हैं जिनमें हमारे डिजाइन थे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे पास हैं? नहीं। तो जिसके पास भी हैं, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, हमें उन्हें वापस लाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। शुभकामनाएं, गोपाल ने ठंडी हंसी के साथ कहा। शायद तुम्हें वो चीजें हमारे घर के पास किसी पुराने कूड़ेदान में ढूंढनी पड़ेंगी, अगर वे इतने सालों में कचरा कुचलने वाली मशीन में पिसकर मिट्टी और पौधों का खाना न बन गई हों। हमने बैठक कक्ष का दरवाजा खोला। दालान से बाहर निकलने वाला मैं आखिरी व्यक्ति था। जाते जाते मेरी नज़र फिर से उस घर की छोटी सी गुड़िया घर जैसी नकल पर पड़ी और उसके सामने खड़ी वो विशालकाय राक्षसी गुड़िया। वो पहले की तरह ही अपने दोनों हाथ अंदर की ओर बढ़ाई थी, लेकिन इस बार मैंने साफ देखा उसकी दाहिनी आंख हल्की सी हिली थी और अब उसकी नज़र सीधी हम पर थी। जल्दी निकलो, मैंने आगे वाले को धक्का दिया और दरवाज़ा तेजी से बंद कर दिया। मैंने बाकी सबको बताया कि मैंने क्या देखा था। काश बचपन में हमने उस दरवाजे पर ताला लगा दिया होता। हमने बात की कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, घर की और भी चीज़ें हमें भागने पर मजबूर कर रही थीं, नियम नंबर 4 को तोड़ने के लिए। ये हम बचपन में खेल के तौर पर बनाते थे, लेकिन अब लगता था कि यह घर खुद हमें उसी खेल में खींच रहा था। खाली जगहों को भरते हुए
जैसे उस राक्षसी की आंख की हरकत। लेकिन हमारे पास सोचने का वक्त नहीं था। चौथी मंजिल का बैठक कक्ष हमारा इंतजार कर रहा था। बचपन में हम इसे बैठक कक्ष कहते थे, लेकिन अब लगता था जैसे ये कोई लाउंज या प्रतीक्षालय हो, जहां मेहमान आगे बने बॉलरूम में प्रवेश से पहले कुछ समय गुजारते हों। कमरा अजीब तरह के पुतलों से भरा था। सबने भारी भरकम औपचारिक पोशाकें पहनी थीं और वे कुर्सियों, सोफों और दीवारों से लगी बेंचों पर बैठे थे। उनके हाथों में अजीब से कांच के गिलास थे, जिनमें गहरे रंग का कोई गाढ़ा तरल भरा था। यह समझना मुश्किल था कि यह पीने के लिए था या किसी अजीब रस्म के लिए। दीवारों पर भरे हुए जानवरों के सिर लटके थे, लेकिन उनमें से एक सिर इंसान का था। मैं ठिठक गया। क्या यह असली था? बचपन की स्केचबुक याद आ गई। वहां भी हमने ऐसा ही एक सिर बनाया था। शायद यह गोपाल का ही आइडिया था। एक कोने में एक ऊंची कांच की क्यूरियो कैबिनेट खड़ी थी। उसमें कई जार सजे थे, कुछ साधारण जैसे अचार में डूबे सूअर के पैर, और कुछ बेहद विचलित करने वाले जैसे हाथी का अधूरा भ्रूण, उसका पीला चिपचिपा अधूरा सूंड जैसा अंग उसके अधपके शरीर के चारों ओर लिपटा था। मैं कैबिनेट के पास गया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने एक धड़कता हुआ दिल देखा, शायद इंसान का। लेकिन तभी ज्योतिका ने मुझे रोक दिया। रुको, वहां जाल है। उसने कैबिनेट के बगल में पड़े एक पुराने अलमारी के दरवाजे की तरफ इशारा किया। अगले ही पल वह अलमारी धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पांव के नीचे कोई छुपा हुआ प्रेशर प्लेट पहले ही सक्रिय हो चुका हो। लेकिन जब तक दरवाजा खुला मैं काफी दूर जा चुका था। अचानक एक और पुतला नौकर बाहर निकला, नीचे वाले बटलर की तरह। वह भी जल्दी जल्दी, मानो किसी बड़े स्प्रिंग से धक्का देकर बाहर फेंका गया हो। उसके हाथ में कोट, स्कार्फ और एक पर्स लटक रहा था जो रुकते ही आगे पीछे झूलने लगा। क्या मैं ये आपसे ले लूं? उसने एक अजीब रिकॉर्ड की हुई आवाज में कहा। यह आवाज नीचे वाले पुतला बटलर जैसी ही थी। उसकी बांह पर टंगे कोट हैंगर के नुकीले सिरे बाहर निकले हुए थे, बिल्कुल भाले की नोक की तरह। एक पल को लगा जैसे वो मुझ पर वार करने ही वाला हो। अब बताओ, जब हम घर में दाखिल हुए थे तब तुम कहाँ थे? प्रतीक ने पुतले से मजाकिया अंदाज में कहा, जबकि वो अपना कोट उतार रहा था। मजाक कर रहा था। रहने दो, मैं खुद ही संभाल लूंगा, प्रतीक ने कहा। शुक्र था कि हमने ये पुतला पकड़ लिया था, क्योंकि बॉलरूम का दरवाजा असल में बंद था। पहेलियों से अलग, जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं था, इस बार हमें पहले से पता था कि चाबी कहाँ होगी। किसी पर्स या कोट की जेब में जो पुतले की बांह पर टंगा हो। ज्यादा देर नहीं लगी, हमें चाबी मिल गई। हम जैसे ही बॉलरूम के दरवाजे की ओर बढ़े, अंदर से एक धीमी सी आवाज आई। कोई गा रहा था, मैं जानता हूं तुम्हें, मैं एक बार एक सपने में तुम्हारे साथ चला था। ये पुरानी फिल्म के गाने जैसा लग रहा था, लेकिन पुराने रिकॉर्ड प्लेयर जैसी आवाज नहीं थी। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान अभी इसी कमरे में बहुत पास खड़ा गा रहा हो, और आवाज बिल्कुल शैलजा जैसी थी। ये हमारी प्लानिंग में बिल्कुल भी नहीं था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर झट से दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। जैसे ही दरवाजा खुला, गाना अचानक बंद हो गया। बॉलरूम खाली था, कम से कम पहली नजर में तो। स्टेज के बगल में लकड़ी की कुछ कुर्सियों को छोड़कर वहां कुछ नहीं था। हम चारों चुपचाप पास पास बैठ गए, भारी लाल भूरे पर्दों के खुलने का इंतजार करने लगे।
1 मिनट बीता, सिर्फ हमारी तेज सांसें और मेरे सीने में तेज धड़कते दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर बॉलरूम की लाइट्स धीमी हो गईं, पर्दे धीरे धीरे खिसकने लगे, स्टेज पर रोशनी पड़ी और मैं जड़ हो गया। वहां एक बोलने वाला पुतला था और उसके पास बैठा एक आदमी, नहीं, एक लाश। लाश कुर्सी पर धंसी हुई थी। टक्सीडो फटा पुराना और सड़ा हुआ था। उसके पैरों के पास सड़े हुए गोंद जैसा पीला तरल जमा था। जैसे ही पर्दे खुले, एक सड़ी गली मीठी सी बदबू पूरे कमरे में फैल गई, बिल्कुल ऐसे जैसे लाशों से भरा कोई ट्रक हमारे सामने खड़ा हो। लाश के हाथ पर वो पुतला सीधा खड़ा था, हमें घूरते हुए। फिर वो बोलने लगा, वाह वाह, हमारे प्यारे मेहमान आ ही गए। तो देवी और सज्जनों, क्या आप कुछ जादू देखने के लिए तैयार हैं? इसके बाद पुतले ने हम पर कई घटिया भद्दे चुटकुले फेंके, ज्यादातर उसी सड़ी हुई लाश के बारे में। फिर उसने कुछ सस्ते ताश के खेल दिखाने शुरू किए। एक बार तो उसने पूरे पत्ते सीधे हमारी तरफ फेंक मारे। कठिन भीड़ है, उसने धीमे से कहा, लेकिन घबराओ मत। देवी और सज्जनों, मेरी आखिरी चाल है तुम्हें बेचैन कर देना और उसी बेचैनी में छोड़ देना, बस तुम में से एक को। मुझे दर्शकों में से एक स्वयं सेवक यानी एक वॉलंटियर चाहिए। और ध्यान रहे, कोई ना कोई आगे आए ही, वरना हालात बहुत अजीब हो जाएंगे, बहुत ही अजीब। इतना कहते ही पुतले ने अचानक अपनी आवाज बदल ली, गहरी टूटी फूटी, जैसे मुंह आधा बंद हो और वो किसी मृत आदमी को पुकार रहा हो जिसने उसे पकड़ रखा था। अरे ओ साथी, अगर ये जरूरी है तो इसे स्वयं सेवा नहीं कहते। वो पुतला एक सड़ती हुई बेजान लाश से बहस कर रहा था और हम नीचे खड़े बाकी लोग ये तय करने में उलझ गए कि ऊपर किसे भेजा जाए। हमें अच्छी तरह पता था कि ऊपर जाने का मतलब है उस चीज का सामना करना। सभी एक दूसरे पर जिम्मेदारी लेने लगे, मानो हम अपने डर को छिपा रहे हों। यह एक अजीब स्थिति थी, क्योंकि इससे पता चलता था कि हम एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, लेकिन साथ ही फैसला लेना और मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, ज्योतिका ने कहा, तुम सब मुझसे लंबे हो, सबसे छोटी मैं हूं, तो जाना मुझे चाहिए। हो सकता है, प्रतीक ने जवाब दिया, लेकिन गोपाल तुमसे ज्यादा दुबला पतला है, लंबा है, पर हड्डियों का ढांचा हल्का है। और नहीं, मैं उसे बस के नीचे नहीं फेंक रहा, बस कह रहा हूं। देखो, मैंने कहा, शायद हमें तिनके या कुछ और से लॉटरी निकालनी चाहिए। गोपाल ने धीरे से कहा, नहीं ठीक है, मैं जाऊंगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे उसने मन ही मन अपनी किस्मत मान ली हो। बहस कुछ देर और चली, पर आखिरकार हमने गोपाल को ही जाने दिया। हम सबने उसे दिल से धन्यवाद कहा, बार बार। क्या मैं तुम्हारी स्केचबुक संभाल लूं? मैंने पूछा। हाँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने स्केचबुक खोली, कुछ लिखा या बनाया, फिर लंबी सांस लेकर पेंसिल और स्केचबुक मेरे हवाले कर दी। जैसे ही वो मंच की ओर बढ़ा, मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। अंदर हमारे देखे हुए डरावने नज़ारों के नोट्स, हल की गई पहेलियों के स्केच और डायग्राम भरे थे। आखिरी पन्ने पर, खाली पन्नों से पहले, लिखा था, तुम लोग सबसे अच्छे हो, चाहे आगे जो भी हो। अच्छी बात यह है कि हम ये साथ कर पाए। अगर मैं वापस ना आऊं
तो मेरी पत्नी और बच्चे को बता देना। खैर, कुछ अच्छा बना देना। जब मैंने नजर उठाई, गोपाल मंच पर था, पुतले और उस सड़ती लाश के सामने। पुतले ने जोर से ताली बजाई और चीखा, आयरन मेडेन को बाहर लाओ। कुर्सी पर पड़ी लाश अचानक झटके से हिलने लगी। उसकी बांह में बंधा पुतला हिल रहा था और नीचे बने गहरे गड्ढे में गाढ़ा सड़ा हुआ तरल टपकने लगा। हवा में एक अजीब सड़ी गंध भर गई और माहौल और भारी हो गया। यह दूसरी मंजिल के ड्राइंग रूम में रखा हुआ उस पुतले की खुली किताब में लिखा हुआ दूसरा यातना जाल था। अचानक अंधेरे से एक बड़ा धातु का कैबिनेट बाहर आया। उसका आकार किसी सूजे हुए मानव शरीर जैसा लग रहा था। वह आगे की तरफ सरकता हुआ आया, जैसे किसी अदृश्य रेलिंग पर फिसल रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे कौन धकेल रहा है या फिर वो खुद ही चल रहा है। उस कैबिनेट के ऊपरी हिस्से पर एक सिर जैसा उभार था, एक इंसानी चेहरा, दर्द की चरम सीमा पर जकड़ा हुआ। जब वह हमारे सामने आकर रुका तो अचानक दो हिस्सों में खुल गया। अंदर लगी हुई नुकीली चमचमाती धातु की कीलें हमारे सामने थीं। यह आयरन मेडेन था, मौत देने वाली कैद। पुतले ने मुंह खोला और कहा, अंदर जाओ और खुद को जितना हो सके बड़ा बनाओ। बड़े बड़े विचार सोचो, मुझ पर भरोसा करो, मैं एक जादूगर हूं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें उस पुतले पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वैसे कभी भी ऐसे वेंट्रिलोक्विस्ट यानी बिना होंठ हिलाए आवाज निकालने वाले पुतले पर भरोसा मत करना जिसका साथ ही एक सड़ती हुई लाश हो। हमारे पास सालों पहले की गोपाल की एक स्केचबुक थी। उसमें लिखा था कि इन कीलों की लंबाई ऐसी है कि अगर अंदर वाला बिल्कुल सावधान रहे तो उनसे बच सकता है, लेकिन अगर जरा भी दबाव पड़ा तो कीलें आगे बढ़कर सीधा शरीर को चीर देंगी। गोपाल ने मंच से हमें हाथ हिलाया। हमने उसे सावधान रहने का इशारा किया। मुझे पूरा यकीन है कि उस पल हम सब, गोपाल समेत, दुआ कर रहे थे कि ये जाल वैसा ही काम करे जैसा हमने सोचा था। एक पल में गोपाल अंदर चला गया। दूसरे ही पल दरवाजा भयानक आवाज के साथ बंद हो गया। भीतर से दबी हुई चीखें आईं। आयरन मेडेन के नीचे से लाल तरल बहने लगा, खून जैसा। पुतले की खौफनाक हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। हमने गोपाल को पुकारा और स्टेज की तरफ दौड़ने लगे। मैं लगभग इस घर के दौड़ने निषेध नियम नंबर 4 को तोड़ ही देता कि तभी अंदर से गोपाल की घुटी हुई आवाज आई, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं ठीक हूं, ये घर कर रहा है, मैं नहीं। जब आयरन मेडेन खुला, गोपाल खून जैसी किसी चिपचिपी चीज से लथपथ था। शुक्र था वो खून उसका नहीं था। हमने स्टेज के पर्दों से उसे पोंछने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो असल में खून था भी या नहीं। उसका रंग, गाढ़ापन, गंध, सब कुछ गलत लग रहा था, जैसे वो किसी अज्ञात चीज का मवाद हो। पुतले ने हंसते हुए कहा, यहां से निकल जाओ, शो खत्म हो गया है, दरवाजा खुल गया है, और जाते समय इस चीज को अपने ऊपर मत लगने देना। हम खुश तो नहीं थे, लेकिन उससे बहस करने का कोई इरादा भी नहीं था। बाहर निकले तो एक लंबा हॉल सामने था, ठीक पिछली मंजिल के जाल के नीचे। बस फर्क इतना था कि यहां पैरों में फंसने वाले फंदों वाला गड्ढा नहीं था, लेकिन हां, आगे एक और जाल हमारा इंतजार कर रहा था। हमें पहले से अंदाजा था, पर यह जानकर भी उससे गुजरना आसान नहीं था।
एक पल में हमारे पैरों के नीचे का चिकना फर्श खिसकने लगा, जैसे किसी ने अचानक उसे झुकाकर रैंप बना दिया हो। हम सब फिसलने लगे, लेकिन किसी तरह एक दूसरे और दीवारों को थामकर खुद को रोक लिया। अगर हम बहक कर नीचे की ओर भाग जाते तो सीधे नियम नंबर 4 तोड़ देते, और वो गलती हमें जिंदा नहीं छोड़ती, क्योंकि अगर तुम भागे तो वो भी भागेंगे। वो जीव जो अब तक छाया में घात लगाए बैठे थे, और हम में से कोई नहीं जानता था कि अगर हम अचानक रुक गए तो क्या वो भी रुकेंगे या हमें पकड़कर चीर डालेंगे। हमने ये जानने की हिम्मत नहीं की, बस इतना पक्का था वो हमसे तेज हैं। यह रैंप लगता था हमें अगले कमरे के लिए तैयार कर रहा था। 4थी मंजिल की पहेली। कमरा पिछले दालान और मंजिल की तरह ही था, लगभग औसत आकार के बेडरूम जितना, लेकिन माहौल कुछ और ही था। जैसे ही हम अंदर गए हमारी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच था एक विशालकाय हैमस्टर व्हील, इंसानों के आकार का। उसी के आसपास बिखरी थीं अजीब चीजें। दीवार के पास खड़ी थी करीब 5 फुट ऊंची सफेद पत्थर की हाथी की मूर्ति। एक कोने में पुरानी झाड़ू और डस्ट पैन। दूसरी तरफ एक कॉफी टेबल जिस पर बोतल के ढक्कनों से बना हल्की रोशनी छोड़ता एक चमकीला गोला रखा था। प्रवेश द्वार के पास जमीन पर रेत या नमक जैसा कोई ढेर पड़ा था, और फिर हमारी नजर उस पर गई। दीवार पर टंगा गोपाल का चित्र, कार्टून सा लेकिन भयानक। पोस्टर जितना बड़ा। उसमें एक विशालकाय हैमस्टर अपने पहिए में पागलों की तरह दौड़ रहा था, और वो पहिया अपने आधार से टूटकर शहर में तबाही मचा रहा था। पीछे टूटी कारें, लाशों के ढेर। सिर्फ देखने भर से सीने में ठंडक उतर गई। और सबसे डरावनी बात, वो हैमस्टर गोपाल था। हम सबको याद था सालों पहले गोपाल ने इस चित्र को यहाँ रखा था। तब किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि ये किसी पहेली का हिस्सा है जो हमारी डिजाइन की हुई भी नहीं थी। हम सब उसकी तरफ देख रहे थे, चुपचाप। सिर्फ 2 लोग थे जो इस पहेली के पीछे हो सकते थे, शैलजा या गोपाल। चित्र ने जवाब दे दिया। गोपाल ने भारी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैंने ये बात शैलजा के अलावा किसी को नहीं बताई। मेरे पास एक पालतू हैमस्टर हुआ करता था। तुम्हें छोटी बात लगेगी, लेकिन मेरे लिए बड़ी थी। उसके बाद मैंने कभी कोई पालतू नहीं रखा। ये उस भूतिया घर की डिजाइनिंग शुरू होने से भी पहले की बात है। वो रुका, होंठ भीगे हुए थे। वो अच्छा था, जितना एक हैमस्टर अच्छा हो सकता है। कभी मुझे नहीं काटा, खेलता था, शांत रहता था। लेकिन उसने मेरी चाची को काटा था। उन्होंने अपनी उंगली उसके टेरारियम में डालकर उसे छेड़ा था, और फिर उन्होंने उस जख्म को संक्रमित होने दिया। उसके बाद गोपाल की आवाज धीमी हो गई। कमरे में सिर्फ उसकी सांसों और दीवार से आती हल्की अजीब सी खरखराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। गोपाल ने नीचे अपने जूतों को घूरा, जैसे शब्द निकालने से पहले वो उन्हें तौल रहा हो। मेरी चाची को उस छोटे हैमस्टर ने काटा था, एक मामूली सी बात, लेकिन उन्होंने उसका ध्यान ठीक से नहीं रखा। संक्रमण फैल गया और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। वो ठीक तो हो गई, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक गहरी सांस ली, आंखें कहीं दूर देख रही थीं। वो लगातार शिकायत करती रहीं, अपनी तकलीफों की, भारी अस्पताल के बिलों की,
और ये भी कि वो हैमस्टर दूसरों के लिए खतरा है। एक शिकायत के बाद दूसरी, और फिर एक दिन गोपाल की आवाज़ थोड़ी कांपी। मैं स्कूल में था। वो माँ से मिलने अपार्टमेंट आईं, लेकिन मेरे कमरे में घुस गईं और वो रुका। गला सूख गया था। उसे मार डाला। एक ठंडी खामोशी पूरे कमरे में फैल गई। ये भयानक है, ज्योतिका ने फुसफुसाकर कहा। हाँ, गोपाल ने धीमे स्वर में जवाब दिया। लेकिन इसने मुझे एक बात सिखाई। जब लोग किसी भी चीज से खतरा महसूस करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा मासूम क्यों ना हो, उनका पहला ख्याल होता है उस खतरे को खत्म कर दो। प्रतीक ने आधी मुस्कान के साथ कहा, या फिर बदला लेना। अस्पताल के बिल मजाक नहीं होते। मुझे नहीं लगता यह सिर्फ बिल की बात थी, गोपाल ने धीरे से कहा। खैर, मैं उसे वापस नहीं ला सकता, जैसे अपना बचपन नहीं ला सकता। तो तुम क्या करोगे? ज्योतिका ने थोड़ा सख्त स्वर में कहा। हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा हैमस्टर तो वापस नहीं आएगा, लेकिन शायद हम शैलजा को बचा सकें, या कम से कम उसकी आत्मा को। गोपाल ने उसकी ओर देखा। एक लंबी खामोशी के बाद सिर हिलाया। ठीक है। हमने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। चौथी मंजिल की पहेली के सुराग इस तरह थे। विशाल हैमस्टर का पहिया, इतना बड़ा कि आदमी इसमें दौड़ सके। बाहर से हिलाया नहीं जा सकता था। हम अंदर जाने से डर रहे थे, क्योंकि शायद उसी पल पहेली चालू हो जाए। अंदर का फर्श बेहद चिकना था, जैसे पकड़ बनाना नामुमकिन हो। हर 6 फुट पर चिकनी धातु की पट्टियां थीं, जिन पर चलना या दौड़ना आपको जरूर गिरा देता। सफेद हाथी की मूर्ति, 4 से 5 फीट ऊंची, ठोस और भारी, किसी वयस्क आदमी के बराबर। सूंड सामने को मुड़ी हुई थी, जिससे एक गोल छल्ला बन रहा था। बोतल के ढक्कनों से बना चमकता गोला, करीब 3 फुट चौड़ा, लकड़ी की कॉफी टेबल के ऊपर एक छोटे चबूतरे पर रखा था। इसकी रोशनी हल्की लेकिन चुभने वाली थी। नमक जैसा ढेर प्रवेश द्वार के पास, करीब 3 फुट चौड़ा और आधा इंच गहरा। हमने चखने का तो सवाल ही नहीं उठाया। एक पुरानी लकड़ी की झाड़ू और डस्ट पैन कोने में चुपचाप रखी हुई, लेकिन इस कमरे के माहौल में ये भी किसी खतरनाक खेल का हिस्सा लग रही थी। दीवार पर टंगा था गोपाल का एक कार्टूनी चित्र। एक विशाल पहिए पर सवार एक विशालकाय हैमस्टर, जो शहर में बेकाबू होकर दौड़ रहा था, और पीछे टूटी फूटी चीजें और लाशें बिखरी थीं। उस हैमस्टर का मूर्खतापूर्ण और भयानक स्वभाव साफ झलक रहा था, लेकिन साथ ही यह भी पता चल रहा था कि वह कितना डरा हुआ था, भले ही सारा नुकसान उसी का था। हैमस्टर व्हील वाली पहेली हमें अंदर जाकर भागने के लिए कह रही थी, लेकिन चौथे नियम का उल्लंघन किए बिना ऐसा करना नामुमकिन था। वह नियम जिसे हम सबसे ज्यादा तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे जीव हमसे न सिर्फ पीछा करेंगे, बल्कि वे भी दौड़ पड़ेंगे। सारे सुराग हमें बस एक ही दिशा में धकेल रहे थे, विशाल हैमस्टर व्हील के अंदर जाना और दौड़ना, यानी चौथा नियम तोड़ना। गोपाल के चित्र में दिख रहा था, एक विशाल हैमस्टर अपने टूटे पहिए के साथ शहर में दौड़ रहा है, तबाही मचाते हुए। हमने अंदाजा लगाया हमें भी वही करना होगा, कम से कम दौड़ने वाला हिस्सा। लेकिन पहिए के टूटे हिस्से ने दिमाग में एक अजीब सी फुसफुसाहट छोड़ी।
शायद ये पूरा प्लान ही किसी नियम को तोड़ने पर टिका है। सफेद हाथी की मूर्ति पर चर्चा हुई। ज्योतिका ने बताया कि उसने यूनिवर्सिटी में अमेरिकन नॉवेलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें सफेद हाथी एक प्रतीक था, राजाओं का ऐसा उपहार जो वो उन लोगों को देते थे जिन्हें वे पसंद नहीं करते थे। इतना कीमती और पूजनीय कि उसे बेचकर भी आप पैसा नहीं कमा सकते, और उसका रखरखाव आपकी कमर तोड़ देता। एक बोझ जिसे आप कभी चाहें भी तो छोड़ नहीं सकते। प्रतीक ने सोचा कि यह गोपाल के हैमस्टर से जुड़ा हो सकता है, और उस काटने के बाद चुकाए गए भारी अस्पताल के बिलों से भी। बोतलों के ढक्कनों से बने उस चमकते गोले के बारे में हमें सुराग गोपाल की बुदबुदाहट से मिला। बचपन में उसकी पसंदीदा कहावत थी, एक आदमी का कचरा दूसरे का खजाना। वो आज भी विज्ञापन डिजाइन करते वक्त खुद को यही याद दिलाता था। नमक पर बात आई तो हमने सोचा शायद इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो। जब हमने पहिए के चिकने फर्श पर थोड़ा सा नमक रगड़ा तो महसूस हुआ कि इससे पकड़ थोड़ी बेहतर हो रही है, लेकिन बस इतनी सी, जो दौड़ते वक्त काम आए भी या ना आए। मुझे बचपन में सुनी एक बात याद आई, नमक भूत प्रेतों को रोकता है। मैंने ये बाकी सबको बताया। हमने झाड़ू और डस्टपैन से नमक इकट्ठा करने की योजना बनाई ताकि उसे कमरे के सामने फैला दें। अगर चौथा नियम तोड़ने के बाद वो जीव हमारी ओर दौड़े तो शायद नमक की यह पतली रेखा उन्हें रोक दे। कुछ देर गोपाल बहुत चुप रहा, बस अपनी नई स्केचबुक में अजीब सी आकृतियां बनाता और नोट्स लिखता रहा। फिर अचानक उसने कहा, दोस्तों, मैंने भूत प्रेतों पर बहुत रिसर्च की है, पहले सिर्फ अपने डूडल्स में इस्तेमाल करने के लिए, जब मुझे परवाह नहीं थी और मैं कॉरपोरेट सिस्टम का गुलाम नहीं था। उसने ठंडी नज़र से हमें देखा। नमक हमेशा काम नहीं करता, और हम ये भी नहीं जानते कि जिन चीज़ों से हम निपट रहे हैं वो उस श्रेणी में आती भी हैं या नहीं। इसके अलावा एक ज़रूरी बात पर गौर करो, जब हम बच्चे थे और घर की कुछ चीज़ों को डिज़ाइन में डालते थे तो हम जानबूझकर उनके बारे में अस्पष्ट रहते थे। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। और घर जो भी छूटा हुआ है उसे खुद भर देता है। हमने कई पहेलियों को अधूरा छोड़ दिया था। मुझे लगता है ये हमें धोखा दे रहा है, भागने पर मजबूर करने के लिए। शायद ये नमक भी इसी खेल का हिस्सा है, लेकिन हमारे पास तो सारे सुराग हैं, ज्योतिका ने कहा। नमक भी? हाँ, लेकिन इसी वजह से सारे सुराग एक दूसरे से जुड़ते हैं, गोपाल ने कहा। चाहे वो पहेली का कोई टुकड़ा हो या उसके हल का इशारा, हमने हर मंजिल की पहेली किसी एक हम में से जोड़कर बनाई थी। इसलिए हर कमरे में उस पहेली को असल में एक ही व्यक्ति संभालता था, बाकी बस देखते थे। लेकिन उस समय मुझे लगता है हम बिना किसी ठोस प्लान के बस चीज़ें भर रहे थे। हमें नहीं पता था कि ये सब बाद में कैसे जुड़ेंगे, और सच कहूं, शायद हम तब उन्हें हल करना चाहते भी नहीं थे। सही कहा, प्रतीक ने सिर हिलाया। कम से कम मेरे लिए ये कमरे बस जगह भरने जैसे थे। मैंने सोचा था जब मेरी पहेली की बारी आएगी तब वापस आकर इन्हें असली सुराग जैसा बना दूंगा, लेकिन हम कभी लौटे ही नहीं, गोपाल ने धीमे स्वर में कहा। हमने सोचा था घर पूरा हो गया है, लेकिन सच्चाई ये थी वहां बस तीर, गोल घेरे और पजल जैसे शब्द थे जो बताते थे कि पहेली कहाँ होगी। नहीं, मैंने कहा, घर पूरा नहीं हुआ था,
हमने बस मान लिया कि हो गया है। कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थीं, लेकिन हमने छोड़ दिया। ठीक उसी वक्त जब हमने शैलजा के लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। खैर, गोपाल ने गहरी सांस ली। अब मुझे पूरा यकीन है कि घर हमारी डाली हुई हर चीज़ का इस्तेमाल करके खुद पहेलियां बना रहा है। शायद वो हमारी यादों, हमारे अवचेतन का इस्तेमाल करता है, या फिर बस जो भी चीज़ें यहाँ हैं उनसे काम चला लेता है। लेकिन मकसद साफ है, हमें असफल करना। सोचो, अगर हमने नमक दरवाजे पर फैला दिया ये सोचकर कि वो जीव आगे नहीं आएंगे, और फिर हम में से कोई पहिए में घुसकर भागने लगा, तो हो सकता है हम वही कर रहे हों जो वो चाहता है। हमने इन जीवों को चलते हुए तक नहीं देखा है। मेरा मानना है हमें पहले बाकी सारे विकल्प आजमा लेने चाहिए। हम फिर ड्राइंग बोर्ड पर लौट आए, जो गोपाल के लिए उसकी स्केचबुक में अजीब नोट्स और डरावनी आकृतियां बनाने जैसा था। अब सवाल था, पहिए को बिना किसी के अंदर दौड़े कैसे घुमाया जाए। ये आसान नहीं था। हम उसे बाहर से हिला नहीं सकते थे, यहां तक कि अंदर लगी हर 6 फुट पर एक चिकनी धातु की पट्टी पकड़कर भी नहीं। किसी ने सुझाव दिया कि शायद पहिए को घुमाने के लिए इंसान का वजन चाहिए। अगर कोई बस अंदर चला जाए तो पहिया हल्का सा खुल जाएगा और बाहर खड़े बाकी लोग उसे घुमा पाएंगे। गति का बल अंदर वाले को जगह पर थामे रखेगा, उसे दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर पैर फिसल गया तो, अगर बाहर वालों से गलती हो गई और पहिया तेज घूमने लगा, या अंदर मौजूद इंसान का शरीर अचानक भागने की मुद्रा में चला गया, तो चौथा नियम अपने आप टूट जाएगा। तभी हमें याद आया कि सफ़ेद हाथी की मूर्ति को हिलाने पर उसका वजन लगभग एक इंसान जितना लगा था। शायद यह इतनी भी बेकार नहीं थी। हमने उसे घसीटकर विशाल हैमस्टर पहिए के पास रखा। उम्मीद है ये अपने वजन के लायक साबित होगा, ज्योतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और मूर्ति को हल्के से थपथपाया। मुझे अचानक एक पुराना दृश्य याद आया, जब मैंने किसी को औजारों के बिना किसी चीज को अस्थायी रूप से जगह पर रोकते हुए देखा था। योजना बनी। हमने उस खजाने को फिर से कूड़ेदान में बदल दिया। बोतल के ढक्कनों से बना चमकदार गोला तोड़ा, नमक अलग किया और कूड़ेदान में भर दिया। फिर नमक में बोतल के ढक्कन इस तरह रखे कि कुछ का दांतेदार हिस्सा ऊपर की ओर, कुछ का नीचे की ओर रहे। न तो नमक और न ही ढक्कन अकेले हाथी की चिकनी टांगों को रोक पाते, लेकिन दोनों का मेल पहिए के तेज घूमने पर थोड़ी पकड़ बना सकता था। हमने झाड़ू का इस्तेमाल एक नए तरीके से किया। उसका डंडा हाथी की सूंड के घेरे में फंसा दिया ताकि वो लंबा हैंडल बन जाए और सब उसे पकड़ सकें। गहरी सांस लेकर गिनती की, अपनी छोटी सी रस्म पूरी की और मिलकर भारी मूर्ति को पहिए पर रख दिया। एक क्लिक की आवाज आई। हमने वक्त बर्बाद नहीं किया। जरा सा भी इंतजार शायद हमें पहेली में हरा देता। सबने झाड़ू का हैंडल पकड़ा। शुरू में तालमेल बैठाने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे पहिया घूमने लगा। हाथी को गिरने से रोकने के लिए हमें उसे तेज घुमाना पड़ा। किनारों से नमक झरने लगा। ढक्कन अपनी जगह टिके रहे। पहिया अब दौड़ने की रफ्तार से घूम रहा था, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। मेरी बाहों में खिंचाव इतना बढ़ गया कि लगा जैसे वे अपने जोड़ से निकल जाएंगी। मैंने कल्पना की कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे हाथ अब भी झाड़ू का डंडा पकड़े घूमते रहेंगे। मेरी नज़र बार बार दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर जा रही थी। शहर को आतंकित करता एक विशाल पहिया और उसके अंदर भागता हुआ, घबराया हुआ कार्टून हैमस्टर।
हम चारों ओर सफ़ेद हाथी की मूर्ति ने पहिए को इतनी तेज़ी से घुमाया कि मुझे लगा यह किसी भी पल चित्र में दिखाए गए विशाल पहिए की तरह टूट जाएगा। और वो सच में टूट गया। जैसे ही पहिया अपने ढांचे से अलग हुआ, गोपाल चीख पड़ा, छोड़ दो। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे कोई अपना पालतू जानवर खो रहा हो। बस फर्क ये था कि इस बार दर्द सिर्फ दिल में नहीं, शरीर में भी था। हम जितनी देर उसे पकड़े रहे, दर्द उतना बढ़ता गया। विशाल हैमस्टर का पहिया, जिसमें सफ़ेद हाथी फंसा था, दीवार से टकराया और ज़मीन पर गिर गया। हैरानी की बात थी, दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। हम सब हाँफते हुए, अपने कंधे और बाहें मलते हुए वहीं बैठ गए। किसी को चोट लगी थी, किसी को थकान ने तोड़ दिया था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। उन अनदेखे जीवों के कदमों की आहट तक गायब हो चुकी थी। फिर भी हम सब नजरें कमरे के दरवाजे की तरफ गड़ाए बैठे रहे, मानो कुछ भी हो सकता था। जहां पहिया पहले लगा था, उसके फ्रेम के नीचे अब एक गोल छेद नजर आ रहा था। हम उठे और उसमें झांका। वो किसी कपड़े धोने की स्लाइड की तरह तिरछा नीचे जा रहा था, पर बिल्कुल अंधेरा, ऐसा जैसे किसी काले कुएं के अंदर उतर रहे हों। लगता है पहेली सुलझ गई, मैंने कहा। अब ये आसान होना चाहिए, शायद। हमने थोड़ी बहस की, फिर तय किया कि हमें जाना ही पड़ेगा। गोपाल की पुरानी स्केचबुक में जिस तरह इस घर का नक्शा बना था, उसके हिसाब से बॉलरूम का रास्ता अब बंद हो चुका होगा। और सच कहूं तो हम वहां वापस नहीं जाना चाहते थे। जैसे ही हम रॉक पेपर सिजर्स खेलकर तय करने वाले थे कि कौन पहले जाएगा, प्रतीक ने अचानक बिना किसी भाव के कहा, जय प्रभु। और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया। हमने लगभग 1 मिनट इंतजार किया, फिर आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। आखिरकार हमने एक एक करके नीचे जाने का फैसला किया, हर बार 30 सेकंड का इंतजार रखते हुए ताकि टकराए नहीं। मैं आखिरी था। अंधेरा इतना घना था कि लगता था मैं किसी अनंत कुएं में उतर रहा हूं। मैंने बाकी लोगों को पुकारा, कोई जवाब नहीं। उस घर में पहली बार मुझे सच में अकेलापन महसूस हुआ। फिर अचानक नीचे से दर्द भरी चीखें गूंजीं। मैंने घबराकर अपनी एड़ियों से रगड़ते हुए और दीवारों का सहारा लेते हुए अपनी रफ्तार धीमी की। मेरी हथेलियां जलने लगीं, लेकिन कम से कम मैं सीधा अपने दोस्तों पर नहीं गिरा। आवाज आई, वे मुझे पुकार रहे थे। प्रतीक नीचे दीवार से टकरा चुका था और जमीन पर पड़ा था। जब मैं लगभग पहुंच ही गया था, तो मैंने अपने पैर मोड़े ताकि टक्कर कम हो। ज्योतिका मेरे ठीक सामने थी। हमने टक्कर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो धीमी गुर्राहट में कराह उठी। और तभी ट्यूब के अंधेरे के अंदर से किसी और के खिसकने की आवाज आई। वो हम में से कोई नहीं था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब तक की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी जगह में था। काश हमारे पास टॉर्च होती। हो सकता है घर टॉर्च को इलेक्ट्रॉनिक समझकर काम न करने दे, लेकिन कम से कम हम मोमबत्ती या गैस लैंप तो जला सकते थे। कुछ तो रोशनी मिलती। प्रतीक ने पहले ही पता कर लिया था कि घर में बिजली आ रही है, और हमें उम्मीद थी कि हम उन्हीं लाइटों का इस्तेमाल कर पाएंगे जो हमने सालों पहले अपने डिजाइन में खींची थीं। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि बीच बीच में बने इन रहस्यमय गुप्त गलियारों में वो लाइट काम नहीं करेगी।
वैसे ये गलियारे हमने कभी बनाए ही नहीं थे, न हमने उनका डिज़ाइन किया था, न सोचा था। ऐसा लगता था जैसे घर ने खुद ही इन्हें हमारे लिए बना दिया हो, और ये बात हमें और बेचैन कर रही थी। अंधेरे में नीचे पहुंचते ही हमें पूरा यकीन हो गया कि प्रतीक का एक पैर टूट गया है। अंदर ही अंदर हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि शायद घर के किसी अजीब जादू की वजह से हम किसी तरह फिर उसी जगह पर आ जाएं जहां से फिसले थे, जैसे कोई अजीब विरोधाभास का खेल। इस घर को वैसे भी ऐसे खेल पसंद थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम बस फिसलते हुए नीचे गिरे और जोर से दीवार से टकरा गए। रुको, प्रतीक ने कराहते हुए कहा। मेरे ऊपर दीवार से कुछ सीढ़ियां निकली हुई हैं। लगता है हमें ऊपर चढ़ना चाहिए। ओह यार, दर्द हो रहा है। तुम चढ़ पाओगे प्रतीक? गोपाल ने पूछा। शायद, अगर सिर्फ बाहों और अच्छे पैर का इस्तेमाल करूं तो। हम नीचे से धक्का दे सकते हैं, ज्योतिका ने कहा। बस मेरे दाहिने पैर को मत छूना। कुछ दिख नहीं रहा पीयूष, गोपाल ने कहा। अंधेरा गाढ़ा है। अगर गलत छू लिया तो मैं चीख मार दूंगा, प्रतीक ने जवाब दिया। चीख की बात सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि मेरे पीछे अंधेरे में कुछ खिसकता हुआ मेरी ओर आ रहा था। मैं चारों में सबसे पीछे था। दोस्तों, मैंने धीरे से कहा। हमें अचानक कुछ मुझसे जोर से टकराया। खुशकिस्मती से मेरे सिर पर नहीं, बल्कि कंधे और पीठ के ऊपरी हिस्से पर। फिर भी दर्द पूरे शरीर में फैल गया, जैसे मेरी हर हड्डी किसी सड़े हुए दांत की तरह धड़क रही हो। उस झटके ने मेरे हाथ पर लगी पुरानी रासायनिक जलन का दर्द भुला दिया, जो अब तक चुभ रहा था। उसी वक्त उंगलियां, या शायद उंगलियों जैसी कोई ठंडी चिपचिपी चीज मेरे बालों में गहराई तक घुस गई। मैंने पीछे मुड़कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी वो था मेरी पकड़ से फिसलता जा रहा था। ऊपर चलो, मैंने चीख कर कहा। यहां कोई चीज है और वो मुझे पकड़ रही है। प्रतीक दर्द के बावजूद सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उसके पीछे गोपाल और ज्योतिका भी। मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था, लेकिन उनके हड़बड़ाते कदमों की आवाज सुन रहा था। मैंने खुद को उस चीज की पकड़ से छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारते हुए पीछे की ओर कोहनियों से वार करना शुरू कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अंधेरे में सांसों की आवाज किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। मैंने हवा में हाथ घुमाया। बस अंधेरा, खालीपन और सूखी हवा, कुछ भी नहीं। दूसरों के पीछे पीछे ऊपर चढ़ते हुए मुझे बार बार अपनी गर्दन और पीठ पर कुछ छूने का एहसास हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि यह सच था या सिर्फ डर का असर। ऊपर रोशनी थी। मन में डर था कि कहीं कोई मेरे पैर पकड़कर मुझे खींच न ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीढ़ी हमें चौथी मंजिल के बरामदे में ले आई, जहां फर्श का एक पैनल खुला हुआ था। मेरे पीछे जो भी था उससे टकराने के बाद मेरा दर्द अब धीमी, थकी सी धड़कन में बदल गया था। प्रतीक की हालत मुझसे बुरी थी। वो खड़ा तो हो पा रहा था और चल भी सकता था, लेकिन टखना बुरी तरह मुड़ा हुआ था। हड्डी नहीं टूटी थी, पर चलने में दिक्कत थी। हमें उसे दिलासा देना पड़ा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब बेकार हो गया है। अब तो मैं यहीं से वापस चला जाता, उसने कहा, जबकि ज्योतिका और मैं उसे दोनों तरफ से थामे हुए थे। मुझे लगता है कि तुम ठीक हो, मैंने जवाब दिया। तुमने टीम के लिए बड़ा काम किया प्रतीक, गोपाल ने कहा।
अगर तुम आगे न जाते तो शायद कोई और फंस जाता। अरे, ज्योतिका बोली, बस एक मंजिल और है। सच था, सिर्फ एक मंजिल और, फिर अटारी, और उसमें छुपे वो रहस्य जो शायद खजाने जैसे हों। हम प्रतीक को संभालते हुए 5वीं मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए।